ओके सो वेलकम बैक। और आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि हमें उनकी कंस्ट्रक्शन वाइज उनके टाइप के बारे में पढ़ना पड़ता है। आपने स्टेप अप स्टेप डाउन वगैरह सब पढ़े हैं, बट यहाँ हम उनके कंस्ट्रक्शन वाइज में वाइंडिंग जो यूज करते हैं, उनकी लोकेशन, कोर की पोजीशन, इनके बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन एसी सप्लाई टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज एट द सेम फ्रिक्वेंसी। ये हम लोग ने पहले बात की है कि फ्रिक्वेंसी को नहीं बदलते हैं, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती है, बस इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज इनपुट के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है, स्टेप अप घट जाता है, स्टेप डाउन। It is also considered as a electromagnetic energy conversion device because अच्छा, इसको हम, ये भी बहुत अच्छा सा सेंटेंस है यहाँ पर कि इसको हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की कन्वर्जन करने वाली डिवाइस के रूप में भी देख सकते हैं। कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोगों ने इसकी वर्किंग पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था, जैसे एक वाइंडिंग है, यहाँ पर आपने वाइंडिंग लगाई, यहाँ पर आपने वाइंडिंग लगाई, ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कराते हो, फिर इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड दूसरे सेकेंडरी में जाती है, फिर वहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ जनरेट करती है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी और फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है सिंस द एनर्जी रिसीव्ड बाय द प्राइमरी इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू द मैग्नेटिक एनर्जी एंड देन इट इज़ reconverted into the electrical energy in the secondary circuit. So electrical energy to the magnetic energy and then magnetic energy to again electrical energy, ये एक तरह का कन्वर्जन का पूरा साइकिल चल रहा होता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन यहाँ पर कर रही है। सो इन दिस स्टैटिक डिवाइस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर टू फॉर्म वन स्टेज ऑफ द सर्किट टू अनदर स्टेज विथ अ चेंज इन द वोल्टेज लेवल बट एट द सेम फ्रिक्वेंसी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर प्राइमरी सेकेंडरी में जब एनर्जी आपका ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक एंड फर्दर इलेक्ट्रिक होता है, और इस दौरान वोल्टेज को हम चेंज करता हुआ देख सकते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी यहाँ पर सेम होती है। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड और कपुल्ड मैग्नेटिकली। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, प्राइमरी में बहने वाली करंट सेकेंडरी में कैसे जनरेट होती है, विद द हेल्प ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, और इसके बीच में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरह का मीडिएटर का काम करता है। अब जो हम मैग्नेटिक सर्किट यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक सर्किट टाइप ट्रांसफार्मर आर ऑफ टू टाइप। एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये आपका शेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। आप कोर टाइप में पहले देखें, इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर आयरन या स्टील कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा आयरन का कोर है, ये आपका जो फ्रेम है ये आयरन का कोर है। इस आयरन के कोर पर आपने क्या किया है, वाइंडिंग लपेट दी है। तो आपने देखा यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी गई है, इधर से सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर लगी हुई है। तो प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी में उसी हिसाब से करंट का फ्लो होगा सेकेंडरी के अंदर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर के थ्रू हम यहाँ पर जाता हुआ मान रहे हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर केस में ऐसा हम लोग देखते हैं, हालांकि लॉस भी होता है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइनें जाती हैं, बट हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमें देखना है कोर टाइप है, जहाँ प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग भुजाओं पर हैं और ये आपका कोर है। तो कोर को लपेटे हुआ है, कोर को घेरे हुए हैं प्राइमरी सेकेंडरी। शेल टाइप में क्या होता है, आप देखें ये कोर है, जो बीच की जो भुजा है, जो बीच की साइड है इस कोर की, ये कुछ इस साइड इस शेप का है, इसके अंदर बीच में एक साइड होती है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लपेटी होती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल लपेटी गई है और इसके ऊपर प्राइमरी कॉइल लपेटी गई है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से दोनों से होकर के इसके अंदर फ्लो करता रहता है। तो हम यहाँ पर दो तरह के, शेल टाइप में क्या होता है, इन द शेल टाइप ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग आर सराउंडेड बाय द आयरन या स्टील कोर के थ्रू जुड़ी होती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं आपसे कि कंपेयर करिए कोर टाइप और शेल टाइप को। तो देखिए यहाँ पे कोर, पहले हम सेल टाइप में देखें कि जो कोर इनसर्किल मोस्ट पार्ट ऑफ द वाइंडिंग। आप देख रहे हो सेल टाइप में जो लोहे का कोर है ये चारों तरफ से घेरा है, बीच वाले साइड पर तार लपेटे गए हैं। और आपका जो कोर सेल टाइप में होता है, कोर टाइप में क्या होता है, वाइंडिंग जो होती है वो कोर घेरे होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इधर से भी वाइंडिंग, यहाँ भी वाइंडिंग है,
यहाँ पर भी तार लपेटे गए वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग ने कोर घेर रखा है, जबकि सेल टाइप में कोर वाइंडिंग को घेरे होती है। यहाँ पर मल्टी लेयर डिस्क और सैंडविच होती हैं कॉइल्स में। यहाँ पर सिलेंड्रिकल टाइप की वाइंडिंग यूज होती है। यहाँ पर नेचुरल कूलिंग नहीं होती है सेल टाइप में, या कोर टाइप में नेचुरल कूलिंग होती है। बहुत हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंडीशन में हम इस तरह के अरेंजमेंट को यूज करते हैं सेल को, और लो वोल्टेज कंडीशंस में हम कोर टाइप को प्रेफर करते हैं। डबल मैग्नेटिक सर्किट होता है, जैसे आप यहाँ मैग्नेटिक सर्किट ये देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं, लेकिन कोर टाइप में एक सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है। तो आप इस डायग्राम को बना लिया तो आप इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को देख करके ही आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा टेक्निकल पार्ट पर। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट के तौर पर एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक जो आपसे फिर से पूछा जाता है, दैट इज़ द ट्रांसफार्मर एट नो लोड एंड ऑन लोड कंडीशन। दो तरह कंडीशन होती है। एक होता है ट्रांसफार्मर एट नो लोड, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम नॉट लोड अप्लाइड, देयर इज़ नो अप्लाइड लोड, आउटपुट में कुछ भी नहीं होता। और ऑन लोड का मतलब होता है हमने कुछ लोड अप्लाई कर दिया है। तो दोनों में आपसे सवाल पूछते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या इनके बीच में क्या मतलब डिफरेंसेस हैं। इनको आपको इंडिविजुअली समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, सुपेरिटी पूछी जाए, एप्लीकेशन पूछा जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप इनको इंडिविजुअली समझें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट लोड एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन लोड। सो द लॉजिक बिहाइंड एवरी कंसेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक बिहाइंड एवरी कंसेप्ट इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज दिस इज़ हाउ द ब्रेन वर्क्स। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग इज ओपन। अगर हम कह रहे हैं कोई लोड नहीं है, आउटपुट में कोई लोड नहीं है, तो आउटपुट में ही, सेकेंडरी में तो आउटपुट देखते हैं, हम कहेंगे आउटपुट सेकेंडरी पे कुछ नहीं लगा हुआ है। एंड नो इलेक्ट्रिकल लोड, तो मीन सेकेंडरी वाइंडिंग इज ओपन एंड दो नो इलेक्ट्रिकल लोड, मतलब ना ही कोई मोटर जोड़ रखी है, ना कोई हीटर जोड़ रखा है, ना कोई फैन जोड़ रखा है, हमने आउटपुट में कुछ रखा ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, लेकिन सेकेंडरी में आपने यहाँ कुछ भी नहीं लगा रखा है, तो ये कहेंगे नो लोड, कोई हीटर नहीं, कोई मोटर नहीं, कोई फैन, कुछ भी नहीं है। सो लाइक इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल फॉर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर किसको देना है, इसकी कोई बात ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल पावर को लेने वाला कोई भी वहाँ पर आउटपुट नहीं है। इन द नो लोड कंडीशन द ट्रांसफार्मर रिमेन्स एनर्जाइज एंड इज रेडी टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल व्हेन रिक्वायर्ड। तो नो लोड का मतलब है कि हमने इनपुट में करंट को इनपुट में सोर्स लगा रखा है, उस हिसाब से सेकेंडरी में मैग्नेटिक लिंक जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप आउटपुट में कुछ लगाओगे तुरंत उसका पावर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी मच लाइक, जैसे आप कह रहे हो कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सेनाएं हैं बिल्कुल चार्ज्ड हैं, दे आर इक्विप्ड, दे आर मतलब बंदूक सब भरी रखी हैं। द मोमेंट दे गेट द ऑर्डर एंड दे जस्ट स्टार्ट देयर मिशन, तो एनर्जाइज हैं, उनके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर सारे प्रोसेस चल रहे हैं, बस सिर्फ लोड नहीं लगा है, आउटपुट वहाँ पे नहीं लगा है, इसीलिए आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आउटपुट में कुछ दिखाई नहीं पड़ा चूँकि आउटपुट रिसीव करने के लिए कुछ है ही नहीं। द मोमेंट आप आउटपुट लगाओगे आप देखोगे कि एकदम से पावर का ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। तो ये वही चीज़ लिखा है कि द ट्रांसफार्मर रिमेन्स एनर्जाइज, ट्रांसफार्मर एनर्जाइज है एंड इट इज रेडी टू सप्लाई द इलेक्ट्रिकल पावर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। सो आउटपुट इज कंसीडर्ड जीरो इन द नो लोड कंडीशन। तो जो नो लोड कंडीशन मतलब हमने आउटपुट कुछ लगाया नहीं, बिल्कुल वैसा जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, खैर ट्रांसफार्मर से चार्ज जुड़ा तो नहीं है, जैसे आपने एक सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड में द मोमेंट आप चार्जर लगाते हो आपका फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाता है, मतलब सर्किट बोर्ड के अंदर एनर्जी सब भरी है, जहाँ सप्लाई एनर्जी बिल्कुल रेडी है, बट द मोमेंट आपने आउटपुट लगाया यू स्टार्ट टू रिसीव द रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एट द प्राइमरी कॉइल, यानी इनपुट जो कॉइल होती है, स्मॉल करंट I0 व्हेन द वोल्टेज V1 इज प्रेजेंट। तो हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल पर, यहाँ थोड़ा सेंटेंस का इशू लग रहा है, प्राइमरी कॉइल पर हम एक स्मॉल करंट I1 पाते हैं जब हम वहाँ पर एक छोटा सा वोल्टेज V1 लगा देते हैं। सिंस द प्राइमरी इज प्योर इंडक्टिव, चूँकि वो कॉइल है, इंडक्टर है, इस तरह कॉइल है, तो आपको मालूम है कि कॉइल में जो होता है वोल्टेज, जो करंट का जो होता है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज जो होता है वो लीड करता है 90 डिग्री के साथ में। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्राइमरी जो है वो प्योर इंडक्टर है, हम ये मान कर वहाँ कोई रजिस्टिव नहीं है, इंडक्टिव सर्किट है। सो यहाँ पर क्या होगा, करंट जो होगी लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। तो अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो एक प्योर इंडक्टर के लिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वहाँ पर कहीं मतलब ट्रांसफार्मर में कुछ हिस्टैरिसीस लॉस भी होगा, कुछ एडी करंट का लॉस भी होगा कोर में। इसकी वजह से जो फेज डिफरेंस होता है, जो वो इंडक्टर है जिसके बीच में कोर है, उसकी वजह जो फेज डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा, बल्कि वोल्टेज के साथ हमारी जो करंट है
जो हमारी करंट आई नॉट है ये कोई 90 से कम किसी एंगल फाई पे होगा। मतलब एग्जैक्टली 90 तब होगा जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होता, पूरी तरह से इंडक्टिव सर्किट होता, तो वोल्टेज करंट पूरी तरह से 90 डिग्री के डिफरेंस पे होते, फेज डिफरेंस पे। बट लेकिन यहाँ पर जो कोर है, जो इंडक्टिव सर्किट के बीच से कोर गया है, उसमें एडी लॉस, उसमें हिस्टैरिसीस लॉस होता है, तो वहाँ जो फेज डिफरेंस होता है 90 से कुछ कम होता है। मान लो 85 डिग्री होता है, यह हमने जनरलाइज कर लिया 5 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो करंट है उसके साथ एक मसला हो गया। करंट के साथ मसला ये हो गया कि आपकी जो करंट है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं है। तो अगर आपका ये एक्सिस है 90 डिग्री का फेज के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो जो करंट है वो इस तरह से होगा, आई नॉट की वैल्यू इसके साथ फाई एंगल बनाएगी। अब फाई एंगल बनाने से होगा क्या कि आपका जो करंट है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, जिसको हम आई एम कहते हैं, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आई सी होगा। तो आई चूंकि 90 डिग्री पे नहीं है इसलिए इसके दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आई एम कहते हैं, मैग्नेटिक करंट कहते हैं, और ये आपकी आई सी करंट है। तो यहाँ पर आई नॉट मस्ट हैव टू कंपोनेंट्स एज सोन इन द फिगर। तो आपने देखा यहाँ हमारी जो करंट है आई नॉट, इसके दो कंपोनेंट आप देख रहे हो, एक कंपोनेंट आई एम है, एक कंपोनेंट आई सी है। इसको बहुत ध्यान समझना है क्योंकि ये बार बार हमारे सामने इस तरह की बातें आएंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आई सी है उसकी दिशा और वी वन की दिशा सेम है, यानी कि जो वी है और जो करंट IC है ये सेम फेज में है। अच्छा, सेम फेज में होना किसकी प्रॉपर्टी होती है? रजिस्टर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिखा है द कंपोनेंट IC इज इन फेज विथ V1 एंड IC V1 रिप्रेजेंट द कोर लॉस। तो जो ये जो V और IC है इसकी जो डायमेंशन होगी ये रजिस्टर केस में होता है, सेम फेज में होता है, इसीलिए ये जो C है ये कोर लॉस को रिप्रेजेंट करेगी। जो रजिस्टिव बिहेवियर है ये कोर में होने वाले लॉस को रिप्रेजेंट करती है। IM इज इन फेज विथ फाई। अब जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके साथ IM फेज में है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसीलिए IM को कहा जाएगा मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो IM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाई, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए IM को मैग्नेटाइजिंग करंट एज इफ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर हम कहते हैं। तो IM इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करने वाला होता है, और IC जो होता है वो कोर में लॉस, रजिस्टिव नेचर का होता है, कोर में लॉस जनरेट करने वाला होता है। सो द नो लोड पावर इनपुट इज V1 IC। तो आपके पास जो पावर इनपुट है यहाँ पर वो V इंटू आई है, IC जो कि लॉस के फॉर्म में भी हमको दिख सकता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि फॉर द साइनोसॉइडल मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने पढ़ा था फ्लक्स जो होता है वो साइन लॉ को फॉलो करता है, चूँकि फ्लक्स करंट के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है। तो जो इंड्यूस EMF होगा वो एन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। फैराडे लॉ है कि इंड्यूस EMF इज एन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो उस हिसाब से हमने इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ देखा। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो फाई एम कॉस ओमेगा हो जाएगा। तो एन फाई एम कहाँ गया, एन फाई एम ओमेगा हो जाएगा। तो एन फाई एम कॉस ओमेगा टी को लिख दिया साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से। तो हमारे पास EMF आ गया ओमेगा टाइम एन फाई एम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दिस EMF अपोज द कॉज ऑफ V1, सो E1 इज लेस देन V1। अब ये जो EMF जनरेट हुआ है ये V1 का विरोध करेगा। कौन सा नियम है? इसे कहते हैं लेंज लॉ। तो यहाँ पर V1 है, V1 की वजह से करंट I1 है, I1 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। तो प्राइमरी में एक फ्लक्स जनरेट, एक EMF जनरेट होगा E1, जो उस कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि V1 का विरोध करेगा। तो हम कहेंगे कि V1 बड़ा होगा, E1 छोटा होगा, क्योंकि E1 ने V1 का विरोध कर रहा है। तो इसलिए आप देखते हो कि फेज की, अगर फेज वाले टर्म की बात करोगे तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो जो हमारा V1 है, V1 अगर इस तरफ है तो उसका विरोध करता हुआ E1 है, और E1 की जो लंबाई है इस एरो की हमने छोटी बनाई है, V1 की लंबाई ज़्यादा है, क्योंकि V1 जो होता है वो E1 से ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने V1 को बड़ा बनाया, E1 को छोटा बनाया है। और अपोजिट इसलिए बनाया है क्योंकि E1 जो है वो V1 को विरोध करेगा, उसको अपोज करेगा। इसी तरह से जब यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में पहुँचेगा तो सेकेंडरी में जो E2 जनरेट होगा वो भी V1 के अपोज में होगा, चूँकि इसी V1 की वजह से यहाँ भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है, यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। तो आप देखोगे कि हमने जो फेज डायग्राम है उसके अंदर जो E2 बनाया है, E2 भी E1 से थोड़ा ज़्यादा होगा और V1 के अपोज में
होगा। तो इस तरह से हमारा फेज डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है और आपका ये डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे हमने I2 करंट जीरो, चूंकि यहाँ कोई लोड तो लगाया ही नहीं है, तो लोड होता तो सर्किट पूरा होता, तो यहाँ करंट होती। तो नो लोड कंडीशन में देयर इज नो लोड, ZL जीरो है, आउटपुट इंपीडेंस जीरो है और करंट भी आउटपुट की जीरो होगी। इस तरह से नो लोड कंडीशन आता है। आपको जो फेज डायग्राम है, ये जो बच्चा फेज डायग्राम है, इसको आपको बहुत अच्छे समझना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब आते हैं विद लोड कंडीशन में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विदाउट कुछ डिटेल में जाए हुए। अभी हमने V1 में वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे करंट आई, मान लो कुछ करंट I1 फ्लो की। I1 करंट फ्लो होने से यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स आया जो कि I2 में गुजरा। I2 का जो सर्किट है वो भी लोड की वजह से कंप्लीट है। अब कि हम विद लोड कह रहे हैं ना, तो लोड की वजह से कंप्लीट है। तो यानी कि सर्किट में एक करंट फ्लो करेगी। जब सर्किट में करंट फ्लो करेगी तो इसके पास भी अपना मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। तो हमने इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को मान लो ग्रीन कलर से शो किया। तो जैसे ये जो पर्पल कलर का आपका पहला वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये I1 करंट की वजह से फ्लो हुआ, और जो ग्रीन कलर का मैग्नेटिक फ्लक्स है ये I2 की वजह से फ्लो हुआ। तो जब ये फ्लक्स प्राइमरी में जाएगा तो इसको अपोज करती हुई इसके अंदर एक और करंट आएगी I1 डैश, फिर उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा उसको विरोध करती हुई एक और करंट आएगी I2 डैश। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों सर्किट एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल इंडक्शन के तहत इफेक्ट अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, वो सारे इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस करते जाएंगे और हम पाएंगे कि हमारे सर्किट के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट जो है वो सिर्फ प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट की वजह से बचा। बाकी बीच में जो भी इफेक्ट आ रहे हैं सभी दूसरे को नलीफाई कर दे रहे हैं। कैसे होता है, जरा इसको हम इस पैराग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि व्हेन द ट्रांसफार्मर इज लोडेड, जब ट्रांसफार्मर का आउटपुट हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, द करंट I2 फ्लोज वाया द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर आप देख रहे हो कि I1 करंट जो है, ये जो I1 करंट है ये आपकी फ्लो करती है सेकेंडरी कॉइल से। मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ I2 इज डिटरमाइंड बाय द लोड। अब लोड कितना ज़्यादा है उस हिसाब से ये समझ में आएगा कि जो यहाँ वोल्टेज हो रहा है और जो करंट यहाँ फ्लो कर रही है उसमें कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितना उसका फेज डिफरेंस होगा। सो दैट इज लोड इज इंडक्टिव या कैपेसिटिव या रजिस्टिव है, उसके आधार पर हम यहाँ पर फेज डायग्राम देखेंगे। कैपेसिटिव है तो करंट लीड करेगी वोल्टेज के साथ, इंडक्टिव है तो वोल्टेज लीड करेगा करंट के साथ, रजिस्टिव केवल लगा है तो वोल्टेज करंट सेम फेज में होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ आगे अगला पैराग्राफ बहुत ध्यान सुनिएगा। सेकेंडरी के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न N2 है तो वहाँ होगा देन द करंट I2 प्रोड्यूस अ EMF N2 I2। बिल्कुल सही बात है, जब हम नंबर ऑफ टर्न I2 को करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो MMF जाता है। तो सेकेंडरी के अंदर फेरों की संख्या N2 है, उसमें करंट I2 फ्लो कर रही है, तो इससे क्या होगा, सेकेंडरी में एक MMF डेवलप होगा। और MMF क्या करता है, MMF एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। सो इन सेकेंडरी ड्यू टू दिस MMF अ फ्लक्स φ2 इज सेटअप। ठीक है, MMF का काम ही यही सेटअप करना। दिस फ्लक्स अपोज द मेन फ्लक्स, जो बाहर से फ्लक्स जो मैंने पिछले दिखाया था, मैंने आपको इसे बना के दिखाया था कि मान लीजिए जो मेन फ्लक्स है वो इस तरह का पर्पल कलर का है जो मेन फ्लक्स है। जब ये फ्लक्स सेकेंडरी से जाएगा, सेकेंडरी के अंदर एक EMF जनरेट होगा और उसकी वजह से एक फ्लक्स जनरेट होगा जो कि इसका विरोध करेगा। तो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर आपको फ्लक्स दिखाया था, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि द फ्लक्स φ2 यानी ग्रीन कलर वाला अपोज करेगा मेन फ्लक्स यानी पर्पल कलर वाले को, प्रोड्यूस ड्यू द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM। सो दिस MF इज कॉल्ड द डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। तो ये जो ग्रीन कलर का जो सेकेंडरी का EMF है ये प्राइमरी वाले EMF को मतलब अपोज कर रहा है, यानी उसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ये फ्लक्स φ2 जो सेकेंडरी में डेवलप हो रहा है रिड्यूस करेगा द मेन फ्लक्स φ, द प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF E1। तो प्राइमरी के अंदर एक EMF आ जाएगा क्योंकि दो फ्लक्स दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ऑल्सो रिड्यूस, तो जो प्राइमरी में जो फ्लक्स है वो भी कम होगा। एज अ रिजल्ट द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड E1 इंक्रीजेज। हमने पहले ही कहा था V1 और E1 जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, V1 बड़ा होता है। और अब आप कह रहे हो कि E1 जो है वो कम हो रहा है, जो सेकेंडरी का फ्लक्स है इसको कम कर रहा है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच गैप और बढ़ जाएगा। एंड प्राइमरी ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम द सप्लाई, दिस इज कॉल्ड I2 डैश। तो अब प्राइमरी और करंट खींचेगी चूँकि V1 और E1 का डिफरेंस कम हो रहा है। द I2 इज एंटी फेज विद द I2। अब जो I2 डैश जो कि प्राइमरी में जो
एक्स्ट्रा करंट बढ़ गई है, I2 डैश हो गई है, वो I2 के उल्टा होगी। सो I2 डैश सेटअप इट्स ओन फ्लक्स φ2 डैश। अब प्राइमरी में फिर एक और फ्लक्स डेवलप होगा दैट अपोज द φ2, जो φ2 को अपोज करेगा सेकेंडरी के, एंड हेल्प द मेन फ्लक्स φ। सो इन दिस वे फाइनली द MMF N2 I2 डैश बैलेंस द N2 I2 एंड द नेट फ्लक्स इन द कोर इज मेंटेन्ड एट द कांस्टेंट लेवल। तो वही मैं कह रहा था, सेकेंडरी में जो इफेक्ट जनरेट हुआ उसने प्राइमरी में फिर से एक नया MMF जनरेट किया, एक नया फ्लक्स जनरेट किया। इस फ्लक्स ने पिछले वाले फ्लक्स को सपोर्ट किया, या कह लो जो अपोजिशन हो रहा था उसको बैलेंस किया, और इस तरह से N2 I2 डैश और N2 I2 एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। तो लोड जब आप लगाते हो तो आप देखते हो कि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है। लोड लगाने की वजह से फ्लक्स इतने म्यूचुअल इतने तरीके से जनरेट होते हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमने प्राइमरी में जब कोई लोड नहीं लगाया था तो भी आउटपुट का फ्लक्स जो था वही था, अब जब लोड लगा दिया तो भी आउटपुट का फ्लक्स जो है सो यही है। इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें चाहे आप आउटपुट में लोड लगाओ चाहे ना लगाओ, उसका जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कहते हैं, एक ऐसी मशीन जिसमें फ्लक्स कांस्टेंट होता है चाहे आप लोड लगाओ चाहे ना लगाओ। सो फॉर एनी लोड कंडीशन, no load to full load, the flux in the core is practically constant and hence transformer is called the constant flux machine। इसलिए इसको हम कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कहते हैं। अब लगे हाथ इसका जुड़ा हुआ एक और चीज़ है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इन द ट्रांसफार्मर। हम ये सोचते हैं कि अगर हम प्राइमरी में लोड लगा देते हैं तो वहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो चेंज हो जाएगा। एक जब हमने वोल्टेज नहीं लगाया था उस समय जब हमने कोई लोड नहीं लगाया था तो जो वोल्टेज डिफरेंस था, एक जब लोड लगा लिया तो वहाँ वोल्टेज डिफरेंस आ गया है। तो हमें लगता है कि ये अच्छा खासा डिफरेंस होगा, लेकिन सोचो अगर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें चाहे लोड लगाओ चाहे ना लगाओ आउटपुट वोल्टेज लगभग सेम होता है, यानी वोल्टेज रेगुलेट होता है। रेगुलेट होने का मतलब है चेंज नहीं होता है, बहुत कम चेंज होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन द more practical situation it is observed that the secondary terminal voltage drop from its no load value to the load value V2 as the load and load current increases। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा देख रहे हैं कि सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज होता कम हो जाता है फ्रॉम इस, अगर जब कोई लोड नहीं था तो वोल्टेज मान लो 20 वोल्ट था, वोल्टेज जैसे आपने वहाँ लोड लगा दिया घट के 18 या 17 या 15 हो गया। तो वही देखा है कि द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम इट्स नो लोड वैल्यू E2 टू द लोड वैल्यू V2 एज द लोड एंड लोड करंट इंक्रीज करते हैं। दिस चेंज नेचर इज कॉल्ड द इनहेरेंट रेगुलेशन। इसको हम इनहेरेंट रेगुलेशन करते हैं। अब बात आती है जब वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिप्रेजेंटेड बाय द वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या होता है? सो वोल्टेज रेगुलेशन इज द परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज एंड इज कॉल्ड द रेटेड वोल्टेज। ये इसका दूसरा नाम है। वोल्टेज रेगुलेशन जो है उसको हम रेटेड वोल्टेज भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज। चूंकि सेकेंडरी में ही आप आउटपुट लगा रहे हो, सेकेंडरी में ही आप जो है आउटपुट में कुछ लोड लगा रहे हो, तो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज व्हेन द फुल लोड ऑफ द स्पेसिफिक पावर फैक्टर सप्लाइड एट रेटेड वोल्टेज इज थ्रोन ऑफ या रिड्यूस टू जीरो, यानी कि नो लोड कंडीशन। कुल मिला के कहने का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज जब फुल लोड कंडीशन थी तब, और जब नो लोड कंडीशन है तब, उसको लेकर के उसका परसेंटेज निकालो, उसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर दोगे, देन इट इज कॉल्ड द वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए यहाँ पर अगर अब देखो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन की परिभाषा क्या है? E2 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेकेंडरी, V2 EMF across the secondary, V2 is the voltage across the secondary divided by EMF across the secondary। इन दोनों इस पूरे फैक्टर को अगर हम निकाल लेते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन निकाल ले जाते हैं। यानी कि ऐसा है कि E2 माइनस E1 क्या है? E2 सेकेंडरी का EMF है, ठीक है, V2 जो है सेकेंडरी का वोल्टेज है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज ड्रॉप इन द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, जो लोड लगाने पे जो हुआ है। और E2 क्या है? जब आपके पास कोई आउटपुट लोड नहीं था तो V2 था ही नहीं, सिर्फ इंड्यूस EMF E2 ही था। तो जब नो लोड का जो वोल्टेज है यानी E2 करोगे, और जब वोल्टेज ड्रॉप आप देखोगे E2 माइनस V2 करोगे, वो जो पूरा फैक्टर होगा उसी को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन की बात। अब आता है लॉसेस क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में दो टाइप के लॉस एग्जिस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में। एक होता है द कोर इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग फ्लक्स। जो कोर है उसमें बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो होता क्या है कि उसके अंदर का जो हिस्टैरिसीस वगैरह होते हैं वो एक लूप ट्रेस करते हैं, जिसकी वजह से एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है। इसको हम नाम देते हैं कोर लॉस। दिस इज कॉल्ड द कोर लॉस। वाइंडिंग कैरी करंट व्हेन ट्रांसफार्मर इज लोडेड।
अब जो करंट है जो कि कॉपर का बना हुआ है वाइंडिंग, उसमें जो करंट कैरी करता है उसकी वजह से जो लॉस होता है दैट इज़ कॉल्ड द कॉपर लॉस, जो कि हम कॉपर की एक तरह से यूज करते हैं वाइंडिंग। तो जो कोर है, जो लोहे का कोर बना है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से कोर लॉस होता है, या आयरन लॉस का, चूंकि आयरन का बना होता है। वाइंडिंग के अंदर जो तार है, वाइंडिंग लपेटी गई है, उसके अंदर जो लॉस होता है उसको कहते हैं कॉपर लॉस। दो तरह के लॉस होते हैं, आयरन लॉस या कोर लॉस या एंड कॉपर लॉस। अब इससे जुड़ी हुई कुछ स्टडीज़ है जो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हैं। जैसे जो कोर लॉस होता है यानी जो आयरन होता है, तो आयरन के अंदर दो तरह के लॉस होते हैं। एक तो हिस्टेरेसिस, जो हिस्टेरेसिस बार बार ट्रेस होता है मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होने की वजह से, और दूसरा जो एडी करंट डेवलप होती है उनकी वजह से। तो देखो यहाँ पर लिखा है, ड्यू टू द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, हिस्टेरेसिस इफेक्ट प्रोड्यूसेस that cause loss of energy, this is called the hysteresis loss। एक तो ये हो गया लॉस, और हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो इस फॉर्मूले से डिपेंड करता है। यहाँ पर Kn है, Kn एक कांस्टेंट है जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, F इज द फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी है, और Bm जो होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, और Bm की पावर 1.67 है, और V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोर। तो आपको वॉल्यूम कितना बड़ा है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसके साथ लॉस ज़्यादा होगा, फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा तो लॉस ज़्यादा होगा, अगर वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी ज़्यादा तो लॉस ज़्यादा होगा, और एक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता हुआ कांस्टेंट है। तो हिस्टेरेसिस लॉस में ये है, आप देख रहे हो फैक्टर 1.67 है। इसी तरह से अगर हम एडी करंट भी वहाँ पर होती हैं, तो एडी करंट्स की वजह से भी जो आयरन के अंदर हीट जनरेट होती है, लॉस होता है, उसको हम लिख सकते हैं KeBmFT। यहाँ T द थिकनेस ऑफ कोर, और Ka अगेन द मटेरियल कांस्टेंट है जो एडी करंट के लिए सेंसिटिव है। सो इस तरह के दोनों तरह के, अगर हम हिस्टेरेसिस लॉस और एडी लॉस दोनों को मिलाएं, तो बोथ दीज लॉसेस आर कांस्टेंट एट ऑल लोड्स एंड कॉल द कांस्टेंट लॉसेस और आयरन लॉसेस। अब ये जो दो लॉस हैं ये तो हिस्टेरेसिस की डिजाइन, मतलब मटेरियल जो कोर मटेरियल उसके डिजाइन पर डिपेंड कर रहे हैं, उसकी थिकनेस पर, उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहे हैं। इसका इससे कोई मतलब नहीं कि आपने लोड लगाया है कि नहीं लगाया है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए इनको कांस्टेंट लॉस कहते हैं, मतलब ये ऐसा नुकसान है सीधा होगा ही होगा। सो दिस लॉस, अब इस लॉस को कैसे मिनिमाइज करें? दिस लॉस मे बी मिनिमाइज बाय द यूज ऑफ हाई ग्रेड सिलिका स्टील। आप अच्छा सा मटेरियल यूज करिए, सिलिका स्टील यूज करिए, जिसका हिस्टेरेसिस लॉस बहुत स्मॉल होता है, और बाय मैन्युफैक्चरिंग द कोर इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेशन। अगर आप उसको लेमिनेट कर देते हैं, उसको पतले पतले स्लाइसों में काट कर रखते हैं, तो एडी करंट भी वहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आती है बात कॉपर लॉस की। कॉपर लॉस का मतलब होता है इट इज़ ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जो कॉपर ले रहे हो उसका अपना रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से लॉस हो रहा है वो होगा, एंड द पावर वेस्टेड जो होगा उसमें बहने वाले करंट और उन वाइंडिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो टोटल कॉपर लॉस कितना होगा? प्राइमरी का लॉस I²R, सेकेंडरी का लॉस I2R। यहाँ I1 I2 बराबर हो गया तो R इज द इक्विवेलेंट सर्किट। तो कई बार हम R1 R2 के लिए इक्विवेलेंट सर्किट RE का भी फैक्टर यूज करते हैं, तो I² RE हो गया ये आपके पास वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉसेस कॉपर और आयरन के लॉसेस है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड प्रोबेबली द इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ट्रांसफर एफिशिएंसी। हम लोग ट्रांसफर एफिशिएंसी के बारे में आपसे बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।